हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज आर के पटेल और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में क्या क्या टर्म आती है उसको पढ़ने वाले हैं और मेनली हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे टाइप ऑफ रिस्पिरेशन, एरोबिक, अनएरोबिक, फ्लोटिंग रिस्पिरेशन, प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पिरेशन, ये सारे टर्म हम लोग सीखेंगे। इक्जरगोनिक है, मल्टी स्टेप है, क्या है, सारे हम लोग यहाँ पे डिटेल कर रहे हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं रिस्पायरेशन। तो सबसे रिस्पायरेशन क्या होती है, सबसे पहली बात इसमें यही आती है कि रिस्पायरेशन क्या होती है। व्हाट इज रिस्पायरेशन? तो रिस्पायरेशन जो होती है द ब्रेक डाउन ऑफ, या फिर यहाँ पे लिख देते हैं स्टेप ब्रेक डाउन ऑफ, द स्टेप वाइज ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन द सेल, सेल के अंदर, विद इन द सेल, एंड लिबरेशन ऑफ या रिलीज ऑफ, लीडिंग टू लिबरेशन या रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड फॉर्म CO2 इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। मान लीजिए कि सेल है, तो सेल के अंदर, विद इन द सेल के अंदर ऑक्सीडेशन होता है और ब्रेकडाउन होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड को स्टेप वाइज, एंड रिलीज वहां से होता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड CO2 भी बनता है, यानी कि यहाँ से ATP भी निकलता है, ATP यहाँ से CO2 भी रिलीज होता है। तो इसलिए ATP निकलता है हीट के फॉर्म में, एनर्जी, तो इसलिए इसको इक्जरगोनिक या इक्जोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो रिस्पिरेशन ये एम्फीबोलिक प्रोसेस, एम्फीबोलिक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मिंग प्रोसेस और ब्रेकडाउन प्रोसेस, फॉर्मिंग प्रोसेस को बोलते हैं एनाबोलिक प्रोसेस एंड ब्रेकडाउन प्रोसेस को बोलते हैं कैटाबोलिक प्रोसेस। तो यहाँ पे दोनों होती है, इसलिए इसको बोलते हैं एम्फीबोलिक पाथवे। और मेनली जो होता है वो कैटाबोलिक, यानी मेनली जो होता है ब्रेकडाउन प्रोसेस होता है यहाँ पे, इसलिए इसको कैटाबोलिक भी मेनली होता है। रिस्पिरेशन ये इक्जरगोनिक, क्योंकि यहाँ पे ATP के रूप में एनर्जी रिलीज हो रहा है, ATP के रूप में एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इक्जरगोनिक या एक्सोथर्मिक। आप सिंपली एक्सोथर्मिक समझ सकते हैं। रिस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक का भी एग्जांपल है। जैसे रिस्पिरेशन जो होती है ना, वो स्टेप वाइज स्टेप ब्रेकडाउन होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड को और एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए मल्टी स्टेप प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप रिलीज होती है एनर्जी। तो मल्टी स्टेप प्रोसेस है और साथ साथ इसमें वेरिएबल एंजाइम यहाँ पे कंज्यूम होती है, यानी कि वेरिएबल तरह के एंजाइम आते हैं। तो मल्टी एंजाइमेटिक भी प्रोसेस है, यानी कि रिस्पिरेशन ये मल्टी स्टेप एज वेल एज मल्टी एंजाइमेटिक प्रोसेस। अब देखते हैं कि रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होती है। रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होती है? सबस्ट्रेट विच यूज इन रिस्पिरेशन इज कॉल्ड रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जो हम लोग रिस्पायरेशन में यूज करते हैं एनर्जी लिबरेशन करने के लिए, उसको बोलते हैं, उस सबस्ट्रेट को बोलते हैं रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है। तो अब यूज कैसे कैसे होती है, कौन पहले यूज होगा उसके बाद कौन यूज होगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ यूज, यानी सीक्वेंस ऑफ यूज या ऑन द बेसिस ऑफ यूज, सीक्वेंस ऑफ यूज की सबसे पहले हमारा बॉडी में अगर लेते हैं तो कौन पहले ऑक्सीडाइज होता है, उसके बाद क्या होता है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ग्लूकोज वगैरह, जैसे हम लोग ग्लूकोज लेते हैं तो सबसे पहले इंस्टेंट एनर्जी देता है, क्योंकि सबसे पहले वो ब्रेक डाउन होता है हमारे सेल के अंदर और इंस्टेंट एनर्जी रिलीज करती है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट आएगा, उसके बाद फैट जो है हमारा फैट, फिर आएगा प्रोटीन, सबसे लास्ट में प्रोटीन आती है, क्योंकि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी निकालेगा, सारा हमारा सेल जो है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, उसके बाद फैट को करेगा और सबसे लास्ट में प्रोटीन, क्योंकि ये हमारा बॉडी का प्रोटीन जो है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मटेरियल है, इसलिए लास्ट में हम लोग यूज करते हैं उसको। तो सीक्वेंस ऑफ रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को यानी ग्लूकोज को, उसके बाद फैट को, उसके बाद प्रोटीन को सबसे लास्ट में। अब हम लोग बोलते हैं टाइप ऑफ रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं। तो रिस्पिरेशन यहाँ पे एक फ्लोटिंग रिस्पिरेशन और दूसरा प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पिरेशन। तो फ्लोटिंग रिस्पिरेशन किसको बोलते हैं? व्हेन कार्बोहाइड्रेट स्टोर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट स्टोर प्रोटीन एंड फैट, क्या कार्बोहाइड्रेट स्टोर प्रोटीन जो स्टोर हमारे बॉडी में है एंड फैट यूज एज ए रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, देन इट इज कॉल्ड फ्लोटिंग रिस्पिरेशन। फ्लोटिंग रिस्पिरेशन कहने का मतलब है कार्बोहाइड्रेट स्टोर जो हमारा अंदर प्रोटीन है वो और फैट अगर ये रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह यूज हो रही है, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिस्पिरेशन। और प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पिरेशन, अगर हमारा बॉडी प्रोटोप्लाज्मिक यानी जो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मटेरियल प्रोटीन है, अगर उसको यूज कर लिए, एंजाइमेटिक प्रोटीन को यूज कर लिए, तब हम लोग वहां बोलेंगे प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पिरेशन। तो प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पिरेशन क्या होता है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन या एंजाइमेटिक प्रोटीन यूज इन रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, देन इट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पिरेशन।
जब हमारा बॉडी स्ट्रक्चरल प्रोटीन या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मटेरियल है हमारा बॉडी, स्ट्रक्चरल प्रोटीन या फिर एंजाइमेटिक प्रोटीन को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करने लगे, तब उसको बोल देते हैं हम लोग प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। ये कब कंडीशन आते हैं, जैसे हमारा स्टार्वेशन, जो कोई जो बैठते हैं अनशन पे, तो वहां पे धीरे धीरे क्या, सबसे पहले उनके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट को यूज कर लिए। अब कार्बोहाइड्रेट उनके बॉडी में कुछ है ही नहीं, अदर कहीं से अपना भोजन ले नहीं रहे, उसके बाद वो डाइजेस्ट करेगा फैट को। अब फैट भी पूरे डाइजेस्ट हो जाएंगे, अब वो शुरू करेगा जो स्टोर फूड है, स्टोर प्रोटीन, उसको डाइजेस्ट करेगा। अब स्टोर प्रोटीन भी समाप्त हो गया, अब वहां पे स्ट्रक्चरल प्रोटीन और एंजाइमेटिक प्रोटीन को डाइजेस्ट करके वहां से एनर्जी अपना लेगा, तब जाकर सेल अपना कार्य करेगा। तो प्रोटोप्लाज्मिक क्या है कि हमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन या एंजाइमेटिक प्रोटीन अगर ऑक्सीडेशन करके वहां से एनर्जी हम लोग लेते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। तो ये हो गया हमारा दो तरह की रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के बेसिस पे दो, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। अब ऑक्सीजन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन यूज, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन यूज, उसके बेसिस पे एक आता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, देखिए ग्लूकोज है, ये क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड में चेंज हो जाते हैं, क्या है, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड प्लस कुछ एनर्जी निकलती है इन द साइटोप्लाज्म, कोई भी सेल का साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि स्टेप वाइज ब्रेकडाउन है। ऑक्सीडेशन जो होता है ग्लूकोज का स्टेप वाइज होता है और मल्टी एंजाइमेटिक प्रोसेस है। तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड जाने में हमारा 10 स्टेप लगता है और बहुत सारे एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। तो पायरुविक एसिड, अगर पायरुविक एसिड यहाँ पे अब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आया इन द ईस्ट सेल, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट सेल, तो हमको क्या मिलेगा, इथेनॉल CO2 प्लस एनर्जी यहाँ पे मिल जाएगा। ग्लूकोज से अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग को मिलेगा इथेनॉल CO2 प्लस एनर्जी, कुछ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, तो इसको बोलते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अगर हमारा बॉडी के अंदर, हमारा मसल्स के अंदर अगर ऑक्सीजन लैक हो जाए तब क्या प्रोड्यूस होगा, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनेगा, कुछ एनर्जी रिलीज होगी, और लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल्स, हमारा मसल सेल्स जो है उसमें अगर ऑक्सीजन नहीं मिले तो लैक्टिक एसिड बनाएंगी और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगी। यहाँ पे खास बात क्या है, यहाँ पे CO2 रिलीज नहीं हो रही है, यहाँ पे खास बात है कि CO2 नहीं रिलीज हो रही है। ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेशन CO2 इज नॉट रिलीज। तो कौन सा, अगर मसल सेल्स रहे तो मसल सेल्स में CO2 रिलीज नहीं होती, यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनती है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन अगर है हमारे बॉडी के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये कहाँ होती है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ETS चलता है, तो वहीं से हम लोग को एनर्जी मिलता है। तो ये क्या, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा पायरुविक एसिड में साइटोप्लाज्म के अंदर, उसके बाद पायरुविक एसिड से इन द प्रेजेंस ऑफ ETS यहाँ पे CO2 6 अमाउंट ऑफ H2O प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे निकलता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। सारे जगह ATP के रूप में ही निकलेगा, यहाँ भी ATP के रूप में ही निकलेगा, ATP सारी जगह ATP के रूप में एनर्जी निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ ATP, करेंसी एनर्जी है ये। तो ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड टूटा और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 6 CO2 रिलीज करेगा, 6 मोल H2O रिलीज करेगा और लार्ज अमाउंट ऑफ, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी, लगभग 38 ATP रिलीज होती है, 38 ATP। तो ये हो गया हमारा कुछ बातें, ऊपर की बातें हैं। अभी हम लोग सीखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पे एरोबिक अनएरोबिक और भी और बातें सीखने जा रहे हैं। तो ऐसे हम इसको तो सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे यूज किया, लेकिन यहाँ पे हम लोग और डिटेल में देखते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन जो 2 टाइप, एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन। आइए हम लोग इसको देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन जब प्रेजेंस रहेगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन, ये माइटोकॉन्ड्रिया या प्लांट सेल के अंदर होता है। जैसे कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज या ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड रिलीज ऑफ CO2, वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये ब्रेक डाउन हो जाता है 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2 और
38 एटीपी यानी लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी यहाँ पे रिलीज होता है, जबकि अनएरोबिक रिस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इन ईस्ट सेल। ईस्ट सेल में क्या होता है कि इथाइल अल्कोहल में ब्रेक होता है और CO2 में, और एटीपी 2 मोल निकलता है, 2 एटीपी निकलता है, यानी बहुत कम क्वांटिटी में एटीपी निकलता है, यानी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो रिलीज होता है इथाइल अल्कोहल, CO2 और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी 2 एटीपी निकलता है। अगर ये मसल सेल्स में हमारा दोनों अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के ही अब्सेंस में हो रहा है, तो मसल सेल्स में जो हमारा है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होती है और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। देखिए मसल सेल जो हैवी एथलेट्स या एक्सरसाइज कर लेते हैं या फिर एथलेट्स होते हैं बहुत फास्ट रनिंग करते हैं, तो वहां पे मसल्स में लैक्टिक एसिड जम जाता है, जिससे हमको वीकनेस महसूस होता है, यानी कि पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है, थकान महसूस होने लगती है, यानी कि हमारा मसल सेल्स थक जाती है। तो थकने का मतलब क्या है कि लैक्टिक एसिड वहां पे जम जाती है। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन मसल सेल्स और मसल सेल्स प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, और यही लैक्टिक एसिड जमने के कारण हमारा मसल्स वीक थक जाता है। इसमें क्या है कि देखिए प्रोडक्ट जो होता है, ये प्रोडक्ट है, रिस्पिरेशन का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट जो होगा इनऑर्गेनिक मटेरियल होगा, सारा का सारा इनऑर्गेनिक मटेरियल है, प्रोडक्ट हमारा सारा इनऑर्गेनिक मटेरियल, जबकि यहाँ प्रोडक्ट क्या होगा, एटलीस्ट 1 ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, कम से कम एक ऑर्गेनिक मटेरियल होगा। जैसे यहाँ पे इथाइल अल्कोहल एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, लैक्टिक एसिड एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, बाकी सब इनऑर्गेनिक है। तो प्रोडक्ट जो होगा एटलीस्ट 1 ऑर्गेनिक मटेरियल होगा इसमें अनएरोबिक रिस्पिरेशन में, जबकि एरोबिक रिस्पिरेशन में इनऑर्गेनिक मटेरियल सारे होंगे। पर ग्लूकोज मोर एटीपी रिलीज होगा एरोबिक रिस्पिरेशन के अंदर, पर ग्लूकोज मोर एटीपी, देखिए एक ग्लूकोज से 38 एटीपी रिलीज होगा, जबकि यहाँ पर ग्लूकोज लेस एटीपी, देखिए यहाँ पे एक ग्लूकोज से 2 मोल ऑफ एटीपी निकल रहा है, यानी कि पर ग्लूकोज लेस एटीपी निकलेगा अनएरोबिक में। यहाँ पे देखिए पर यूनिट टाइम लेस एनर्जी निकलेगा, जबकि यहाँ पे पर यूनिट टाइम मोर एनर्जी निकलता है। एरोबिक रिस्पिरेशन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, प्लांट सेल के अंदर होता है, जबकि अनएरोबिक रिस्पिरेशन ईस्ट सेल में होता है और हमारा मसल सेल्स में। ये अनएरोबिक और एरोबिक का हम लोग कैटेगरी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। तो अब आगे हम लोग को और पढ़ना है, लेकिन यहाँ के लिए अभी तक के लिए यहीं पे पढ़ेंगे।